हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आई थिंक आप सभी बढ़िया होंगे और बढ़िया से अपनी तैयारियां हैं वो आगे कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे साइंस का पहला चैप्टर है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। उसी में आगे पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। वैसे देखें तो बच्चों, केमिकल रिएक्शन के कई प्रकार हैं। आपके आपके सिलेबस में वो लगभग 5 प्रकार के दिए हुए हैं, जैसे कि संयोजन अभिक्रियाएं, वियोजन अभिक्रियाएं, विस्थापन अभिक्रियाएं, द्विविस्थापन अभिक्रियाएं और एक लास्ट में है रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स में दो आ जाएंगे, ऑक्सीडेशन है और रिडक्शन है, मतलब उपचयन और अपचयन अभिक्रिया। सबसे पहले हम बच्चों संयोजन अभिक्रिया यानी एडिशन रिएक्शन पढ़ेंगे। संयोजन का मतलब क्या होता है, सबसे पहले तो हम ये जानेंगे। आपको पता है संयोजन का मतलब होता है वो होता है जोड़ना यानी मिलाना। दो या दो से अधिक कोई भी अभिकारक होते हैं, इनको मिलाते हैं या जोड़ते हैं, उसे संयोजन कहते हैं। तो संयोजन का सीधा सीधा मतलब हो गया जोड़ना या मिलाना। इसमें अब हम दो या दो से अधिक कोई अभिकारक या क्रियाकारक लेंगे या दो से अधिक पदार्थ लेंगे, उनको मिलाकर एक नया पदार्थ बनाएंगे, उसको हमें संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2O मिलकर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण करते हैं। साथ ही साथ में वो ऊष्मा का उत्सर्जन है वो होता है। तो इसमें देखो ये दो पदार्थ है, ये तो कैल्शियम ऑक्साइड हो गया और एक हो गया H2O, ये मिलकर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मतलब एक पदार्थ का निर्माण कर रहा है। तो इसकी परिभाषा क्या हुई, दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करें, उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। इसके अलावा और उदाहरण लेते हैं हम। जैसे कि कार्बन प्लस ऑक्सीजन है, ये मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण कर रहा है। इसी प्रकार और लेते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, ये मिलकर जल का निर्माण कर रहा है। इसको संतुलित कर देते हैं। ये देखो कि इसमें दो या दो से अधिक पदार्थ हैं, वो मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण कर रहा है। मतलब संयोजन अभिक्रिया को है ना ऊष्मा सेपी अभिक्रिया भी कहते हैं, क्योंकि इन अभिक्रियाओं के दौरान है वो ऊष्मा का निर्माण होता है। जैसे कि आपने देखा है कि जैसे कैल्शियम ऑक्साइड और जल मिलकर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण करते हैं, उस समय ऊष्मा है वो उत्सर्जन होता है, इसलिए इसको ऊष्मा है सेपी अभिक्रिया भी कहते हैं। संयोजन अभिक्रिया को ऊष्मा सेपी का मतलब क्या है, इसमें ऊष्मा का निर्माण हो रहा है, मतलब ऊष्मा का है उत्सर्जन हो रहा है। जैसे कि हम एक दो रिएक्शन लेते हैं। जैसे कि CS4 प्लस 2O2 गैस है, इसे ये तो CO2 का निर्माण होगा, साथ ही साथ में वो जल का निर्माण होगा और साथ में ऊष्मा निकलेगी। और उदाहरण ले लेते हैं। जैसे कि C6H12O6 प्लस 6O2, ये श्वसन की अभिक्रिया है। इस दौरान 6CO2 प्लस 6H2O प्लस ऊर्जा या फिर ऊष्मा, तो आप इसमें देख रहे हो कि इसमें ऊष्मा का निर्माण है वो हो रहा है, इसमें भी ऊष्मा का निर्माण हो रहा है और इसमें भी देखो आप ऊष्मा का निर्माण हो रहा है। तो संयोजन रिएक्शन के अंदर क्या होता है कि दो या दो से अधिक पदार्थ हैं, वो मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण कर रहे हैं और साथ ही साथ है वो ऊष्मा का निर्माण कर रहे हैं। आगे सेकंड नंबर पर पढ़ेंगे हम वियोजन अभिक्रिया।
वियोजन को डिकम्पोजिशन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया भी कहते हैं, जिसे डिसोसिएशन अभिक्रिया भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि ये कोई क्रिया कारक है या ये कोई पदार्थ है, वो टूट कर दो या दो से अधिक उत्पादों का निर्माण कर रहा है। उदाहरण के लिए कैल्शियम कार्बोनेट है, ये डिसोसिएस होके कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 का निर्माण कर रहा है। इसमें आप देख रहे हो कि कैल्शियम कार्बोनेट है, ये एक अभिकारक है, ये टूट कर दो उत्पाद का निर्माण कर रहा है, कैल्शियम ऑक्साइड हो गया और CO2 हो गया। इसी प्रकार हम और उदाहरण देख लेते हैं, जैसे कि AgCl है, ये टूट कर Ag और Cl2 का निर्माण कर रहा है। इसको संतुलित कर लेते हैं। ये देखो, इसमें क्या हो रहा है, वियोजन हो रहा है। इसी प्रकार और रिएक्शन ले लेते हैं। लेड नाइट्रेट है, ये डिसोसिएस हो गए PbO प्लस 4NO2 प्लस O2 का निर्माण कर रहा है। इसको भी संतुलित कर देते हैं। ये देखो, तो वियोजन रिएक्शन में क्या हो रहा है कि एक पदार्थ है, वो टूटकर दो या दो से अधिक पदार्थों का निर्माण कर रहा है। जैसे कि AgCl है, ये एक पदार्थ है, ये टूटकर दो Ag के अणु और एक Cl2 का अणु का निर्माण कर रहा है। PbNO3 है, ये टूटकर PbO और NO2 और ऑक्सीजन गैस का निर्माण कर रहा है। तो वियोजन अभिक्रिया की परिभाषा की बात करें तो क्या होती है, जब एक क्रिया कारक है वो टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण कर रहा है, तो उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। वियोजन अभिक्रिया को अपघटन अभिक्रिया भी कहते हैं। और वियोजन अभिक्रिया है, इसमें इसे उष्मा शोष्य अभिक्रिया भी कहते हैं, क्योंकि ये उष्मा का है, वो अवशोषण करता है, मतलब उष्मा को ग्रहण करता है, इकट्ठी करता है। तो वियोजन अभिक्रिया को क्या कहते हैं, उष्मा शोषी। और संयोजन क्या थी, उष्मा सेपी थी। आगे तीसरी प्रकार के रिएक्शन को पढ़ते हैं। थर्ड प्रकार की रिएक्शन है, वो है विस्थापन अभिक्रिया, यानी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, इसके अंदर क्या होता है ये जानेंगे हम। इसमें क्या होता है कि अधिक क्रियाशील पदार्थ है या अधिक क्रियाशील तत्व हैं, वो कम क्रियाशील तत्वों को है वो विस्थापित कर देता है, यानी वहाँ से हटा देता है। मतलब हम इसको उदाहरण के द्वारा समझते हैं। आयरन है, वो कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन करता है, तो आयरन सल्फेट प्लस कॉपर का निर्माण हो रहा है। इसमें देखो कि आयरन है वो अधिक क्रियाशील है कॉपर से, तब ये आयरन है ये कॉपर को विस्थापित कर देता है, मतलब ये इसके स्थान से हटा देता है। तो इसमें क्या होता है कि अधिक क्रियाशील कोई भी धातु है वो कम क्रियाशील धातु को विस्थापित कर देती हैं। मोर क्रियाशील धातु हैं वो देश क्रियाशील धातु होती हैं उसको विस्थापित कर देती हैं। तो इसकी परिभाषा क्या हुई, जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्वों को उसके यौगिक से हटा दे या विस्थापित कर दे या किसी और जगह जोड़ दे, तो उसे हम कह देंगे विस्थापन अभिक्रिया। इसमें और उदाहरण ले लेते हैं, जैसे कि जिंक प्लस कॉपर सल्फेट है, ये रिएक्शन करके जिंक सल्फेट प्लस कॉपर का निर्माण करते हैं। इसमें आप देखेंगे कि जिंक है ये कॉपर से अधिक क्रियाशील है, इसके कारण ये कॉपर को है विस्थापित कर दे रहा है। और रिएक्शन देख लेते हैं हम।
लेड प्लस कॉपर क्लोराइड है, ये रिएक्शन करके PbCl2 प्लस कॉपर का निर्माण कर रहा है। इधर आप देखेंगे तो ये Pb है, ये कॉपर से अधिक क्रियाशील है, मतलब लेड है ये कॉपर से अधिक क्रियाशील है, तब ये इसको विस्थापित कर दे रहा है। तो आई थिंक आपको ये भी समझ में आ गई होगी कि विस्थापन अभिक्रियाएं वो क्या होती हैं। तो विस्थापन में क्या होते हैं कि अधिक क्रियाशील कोई भी तत्व है वो कम क्रियाशील तत्वों को, या अधिक क्रियाशील धातु है वो कम क्रियाशील धातु को, अधिक क्रियाशील अधातु है कम क्रियाशील धातु को अधातु को विस्थापित कर दे रहा है अपने स्थान से, उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अब आगे आएगा द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन रिएक्शन। द्विविस्थापन में क्या होता है, जिसमें दो यौगिक होते हैं जो अपने आयनों या घटकों का आपस में आदान प्रदान करते हैं। उदाहरण के लिए हम ले लेते हैं सोडियम सल्फेट है, वो बेरियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन करता है और बेरियम सल्फेट प्लस NaCl का निर्माण करता है। इसको संतुलित कर देते हैं। सबसे पहले तो यहाँ 2NaCl आ जाएगा, ये संतुलित हो गई है। तो इसमें आप देख रहे हो कि सोडियम है, ये बेरियम को है वो प्रतिस्थापित कर रहा है। तो इसकी डेफिनेशन वो क्या होगी कि दो यौगिक अपने आयनों या घटकों का आदान प्रदान करके दो नए यौगिक का निर्माण करते हैं, उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हो सोडियम है वो बेरियम है, ये अपने स्थान का है वो विस्थापन कर रहे हैं। सोडियम की जगह बेरियम आ रहा है और बेरियम की जगह सोडियम आ रहा है, मतलब सोडियम सल्फेट है वो बेरियम क्लोराइड से रिएक्शन करके बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड का निर्माण कर रहा है। अब हम आगे की और रिएक्शन देख लेते हैं। रेडॉक्स। रेडॉक्स में क्या होता है कि रेडॉक्स रिएक्शन है, इसके अंदर दो अभिक्रियाएं हैं वो एक साथ होती हैं। एक तो होता है उपचयन और एक होता है अपचयन। उपचयन है उसको कहते हैं हम ऑक्सीडेशन और अपचयन है इसको कहते हैं रिडक्शन। ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीकरण। उपचयन में क्या होता है कि ऑक्सीजन या फिर ऑक्सीजन का तो होता है योग, यानी मतलब जुड़ता है, और हाइड्रोजन है उसका होता है निष्कासन, मतलब ये निकलता है। और रिडक्शन में क्या होता है, ऑक्सीजन है वो निकलता है, ऑक्सीजन निष्कासन होता है, और हाइड्रोजन है उसका योग होता है। तो कोई पूछ ले आपको कि इनके अंदर है वो डिफरेंस क्या है, तो डिफरेंस ये हो जाएगा कि ऑक्सीडेशन है इसमें तो ऑक्सीजन है उसका योग हो रहा है और हाइड्रोजन है वो उसका निष्कासन हो रहा है, और अपचयन में ऑक्सीजन उसका निष्कासन हो रहा है और हाइड्रोजन है इसका योग हो रहा है। ये दोनों जब एक साथ में होती हैं तो उसको हम रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। मतलब रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है, ऐसी कोई रिएक्शन जिसके अंदर उपचयन और अपचयन दोनों साथ में हो रहा है, मतलब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ में हो रहा है। और उपचयन के अंदर क्या होता है, ऑक्सीजन का योग और हाइड्रोजन का निष्कासन, और अपचयन में ऑक्सीजन का निष्कासन और हाइड्रोजन का योग। हम इसे उदाहरण के द्वारा समझते हैं। सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं उपचयन।
उपचयन रिएक्शन है वो क्या होती है? उपचयन है, इसको ऑक्सीडेशन कह देते हैं। इसमें एक तो ऑक्सीजन है उसका योग हो रहा है और हाइड्रोजन का है निष्कासन हो रहा है। उदाहरण के लिए देख लेते हैं। कॉपर है वो ऑक्सीजन के साथ जुड़कर CuO का निर्माण, नहीं कॉपर ऑक्साइड का निर्माण कर रहा है। इसको हम संतुलित कर देते हैं। इसी प्रकार है वो मैग्नीशियम है वो ऑक्सीजन के साथ मिलकर मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण कर रहा है। इसको भी संतुलित कर देते हैं। तो इसमें देख रहे हो कि आप ऑक्सीजन का है वो संयोग हो रहा है, मतलब जुड़ रहा है। ऑक्सीजन जुड़ रही है तो ये क्या होगी? उपचयन अभिक्रिया, मतलब ऑक्सीडेशन अभिक्रिया हो गई। अब आएगा रिडक्शन। मतलब अपचयन। अपचयन को हम कहते थे रिडक्शन। इसमें क्या होता है कि ऑक्सीजन का निष्कासन होगा या फिर हाइड्रोजन का योग होगा। मतलब ऑक्सीडेशन के विपरीत है, मतलब उल्टी है, समझ लो एक दूसरे के ऑपोजिट है। इसमें उदाहरण ले लेते हैं। हाइड्रोजन है वो क्लोरीन से रिएक्शन करके HCl का निर्माण कर रहा है। 2HCl हो जाएगी, 2 अणु है। तो इसमें आप देख रहे हो कि हाइड्रोजन है उसका योग हो रहा है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि उपचयन है उसके अंदर हाइड्रोजन का निष्कासन या ऑक्सीजन का योग होता है, और अपचयन है या रिडक्शन है इसमें ऑक्सीजन का निष्कासन होता है और हाइड्रोजन है इसका योग होता है। अब हम देख लेते हैं कुछ रिडक्शन अभिक्रिया के उदाहरण है। मतलब जब उपचयन और अपचयन दोनों एक साथ में होती हैं तब हम उसको रिडक्शन अभिक्रिया कहते हैं, मतलब रेडॉक्स अभिक्रिया। तो उसके कुछ उदाहरण हैं वो देख लेते हैं हम आगे। जैसे कि कॉपर ऑक्साइड है वो हाइड्रोजन के साथ जुड़कर कॉपर प्लस H2O का निर्माण कर रहा है। यहाँ आप देखोगे कि कॉपर ऑक्साइड है ये कॉपर में अपचयन कर रहा है। अपचयन का मतलब क्या हुआ यहाँ पर? हाँ, तो कॉपर ऑक्साइड है ये कॉपर में अपचयित हो रहा है, मतलब इसके अंदर है ये ऑक्सीजन है इसका निष्कासन हो रहा है। ऑक्सीजन का निष्कासन होता है उसको अपचयन कहते हैं। और इसके अंदर हाइड्रोजन है H2, इसके अंदर ये H2O का निर्माण कर रहा है। इसमें देख रहे हैं आप उपचयन हो रहा है। उपचयन मतलब क्या हुआ? ऑक्सीजन है इसका संयोग हो रहा है, मतलब जुड़ रहा है। तो ये हो गई रिडक्शन अभिक्रिया। मतलब कॉपर ऑक्साइड है इसका तो हो रहा है अपचयन, और हाइड्रोजन हो रहा है इसका उपचयन होता है हो रहा है। तो ये दोनों मिलकर जब अपचयन और उपचयन दोनों एक साथ होते हैं तब हम उसको रेडॉक्स अभिक्रिया कह देते हैं। और उदाहरण देख लेते हैं। जैसे कि ZNO है वो कार्बन के साथ मिलकर जिंक और कार्बन मोनोऑक्साइड का निर्माण कर रहा है। इसमें आप देख रहे हो कि ZNO है वो जिंक के अंदर बदल रहा है। मतलब यहाँ क्या हो रहा है? अपचयन, मतलब ऑक्सीजन हट रही है तो ये होगी अपचयन। और कार्बन है ये कार्बन मोनोऑक्साइड में बदल रहा है। यहाँ पर ऑक्सीजन है उसका योग हो रहा है। ऑक्सीजन का योग जहाँ होता है उसको क्या कहते थे? उपचयन, मतलब ऑक्सीडेशन। तो ये देख रहे हैं आप यहाँ पर तो हो रहा है अपचयन और यहाँ पर हो रहा है ऑक्सीडेशन। तब ये जब रिडक्शन और ऑक्सीडेशन एक साथ में होता है तब हम उसको रेडॉक्स अभिक्रिया है वो कह देते हैं। एक और उदाहरण देख लेते हैं। MnO2 है वो HCl के साथ रिएक्शन करती हैं और MnCl2 प्लस H2O प्लस Cl2 का निर्माण कर रहा है।
तो यहाँ आप देख रहे हो कि मैंगनीज है, मतलब मैग्नीशियम ऑक्साइड है MnO2, ये MnCl2 मैग्नीशियम सॉरी मैंगनीज क्लोराइड का निर्माण कर रहा है। तो यहाँ आप देख रहे हो कि ऑक्सीजन है उसका वियोजन हो रहा है, मतलब हट रही है, निष्कासित हो रहा है। तो यहाँ क्या हो रहा है, अपचयन। और HCl ये पर H2O में बदल रही है, मतलब यहाँ ऑक्सीजन का है वो संयोग हो रहा है, तो यहाँ क्या हो गया, उपचयन हो गया, मतलब ऑक्सीडेशन हो गई। तो रेडॉक्स अभिक्रिया क्या हुई कि जब उपचयन और अपचयन दोनों एक साथ में होता है तब उसे हम रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। आई थिंक आपको ये समझ आ गई होगी सभी अभिक्रियाओं के प्रकार। एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं लास्ट में। हाँ, हम एक फाइनल रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम संयोजन अभिक्रिया, मतलब एडिशन रिएक्शन। इसमें हम देखते हैं कि दो या दो से अधिक पदार्थ हैं वो मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करें, मतलब दो क्रियाकारक हैं ये मिलकर एक नए क्रियाकारक का निर्माण कर रहा है। जैसे कैल्शियम ऑक्साइड है, ये जल के साथ अभिक्रिया करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण कर रहा है, साथ ही साथ उष्मा का निष्कासन हो रहा है। इसी प्रकार आप और देख लीजिए, कार्बन है वो ऑक्सीजन के साथ संयोग होकर CO2 का निर्माण कर रहा है। हाइड्रोजन है वो ऑक्सीजन के साथ संयोजित होकर H2O का निर्माण कर रहा है। तो मतलब संयोजन का मतलब क्या हुआ कि दो या दो से अधिक क्रियाकारक हैं वो मिलकर एक नए उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं। संयोजन का सीधा सीधा मतलब है जुड़ना, योग होना। आगे और देखते हैं। संयोजन, जब कोई भी अभिक्रिया का संयोजन होता है तब उसमें उष्मा साथ ही साथ निकलती हैं, तो इसे हम उष्मा सेपी अभिक्रिया कहते हैं, जिसमें मतलब रिएक्शन में उत्पाद के साथ साथ उष्मा का निर्माण होता है। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हो CH4 है और 2O2 से अभिक्रिया करके CO2 और जल का निर्माण कर रही है, साथ ही साथ ऊर्जा है वो निकल रही है। यहाँ C6H12O6 है वो ऑक्सीजन के संयोग करके 6CO2 6H2O और ऊर्जा का निर्माण है वो कर रहा है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट वियोजन अभिक्रिया यानी डिसोसिएशन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया को अपघटन अभिक्रिया की भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, एक क्रियाकारक है वो टूटकर दो छोटे छोटे उत्पाद का निर्माण करता है। और वियोजन अभिक्रिया इसको हम उष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं, क्योंकि ये जब वियोजन होता है तब ये उष्मा को है वो अवशोषित करता है। इसके उदाहरण देख लेते हैं। फेरस सल्फेट है, ये फेरिक ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड का निर्माण कर रहा है। तो यहाँ देख रहे हो आप, एक क्रियाकारक है वो टूटकर दो या दो से अधिक क्रियाकारकों का निर्माण कर रहे हैं। यहाँ देखते हैं ये कैल्शियम कार्बोनेट है, जिसे चूना पत्थर कहते हैं, ये उष्मा को ग्रहण करके कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 का निर्माण कर रहा है। तो वियोजन अभिक्रिया में क्या हुई, जब एक क्रियाकारक है वो टूटकर दो या दो से अधिक छोटे छोटे उत्पादों का निर्माण करता है, वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। और वियोजन अभिक्रिया होती है तब उस दौरान है वो उष्मा को अवशोषण होता है, तो उसमें उष्मा शोषी अभिक्रिया भी कहते हैं। आगे देख लेते हैं। आगे कुछ और उदाहरण दे रखे हैं। लेड नाइट्रेट है, ये उष्मा को ग्रहण करके लेड ऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का निर्माण कर रहा है। AgCl है, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में Ag और Cl2 का निर्माण कर रहा है। इस दौरान देखते हैं आप कि AgCl है वो श्वेत रंग का होता है, जो आगे दूसरे रंग में बदल जाता है, मतलब इसके अंदर वो है रंग में परिवर्तन हो रहा है। AgBr है, Ag और Br2 का निर्माण कर रहा है। AgBr है, इसका यूज है वो हम फोटोग्राफी में करते हैं। ये आप याद रखना, आगे कभी आप एग्जाम आता है तो आप याद कर लेना कि AgBr है, इसका यूज है वो फोटोग्राफी में करते हैं। अब थर्ड प्रकार रिएक्शन है वो है विस्थापन अभिक्रिया, मतलब डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है कि जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व हैं वो कम क्रियाशील तत्वों को है वो हटा देता है, मतलब विस्थापित कर देता है एक जगह से दूसरी जगह पर। मतलब क्या हुआ कि इसमें वो अधिक क्रियाशील तत्व है कम क्रियाशील तत्वों को वहाँ से विस्थापित कर दे रहा है। उदाहरण के लिए आयरन और कॉपर सल्फेट की जब रिएक्शन कराते हैं तब आयरन सल्फेट और कॉपर का निर्माण होता है। यहाँ पर आयरन है वो अधिक क्रियाशील है, जो कॉपर है वो कम क्रियाशील है, इसको विस्थापित कर दे रहा है। यहाँ हम देखेंगे कि जिंक है वो कॉपर सल्फेट से रिएक्शन करके जिंक सल्फेट और कॉपर का निर्माण कर रही है। यहाँ जिंक है वो अधिक क्रियाशील है, जो कॉपर को विस्थापित कर दे रहा है। और आगे देखो आप, लेड है ये कॉपर क्लोराइड से रिएक्शन करती है, तो लेड है ये अधिक क्रियाशील है कॉपर से, तो कॉपर को है विस्थापित कर दे रही है। मतलब इसमें विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है कि अधिक क्रियाशील कोई भी धातु है वो कम क्रियाशील धातु या तत्व को है वो विस्थापित कर दे रही है उसके स्थान से। तो ये हो गई विस्थापन अभिक्रिया।
अब देख लेते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होती है कि जिसमें दो यौगिक अपने आयनों या घटकों का आदान प्रदान करके दो नए यौगिकों का निर्माण करते हैं। उसे क्या कह देते हैं हम? द्विविस्थापन अभिक्रिया। मतलब इसमें ये दो यौगिक हो गए, सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड है। ये आपस में अपने घटकों या आयनों का आदान प्रदान करके बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड है उसका निर्माण कर रहे हैं, मतलब दो नए यौगिकों का निर्माण कर रहे हैं। तो द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होगी? जिसमें दो यौगिक अपने आयनों या घटकों का आदान प्रदान करके दो नए यौगिक का निर्माण कर रहे हैं, इसे हम कह देते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। आगे आती है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, मतलब उपचयन और अपचयन। तो उपचयन के अंदर क्या होता है कि ऑक्सीजन का तो होता है योग और हाइड्रोजन का ह्रास या इलेक्ट्रॉन का होता है त्याग। मतलब या तो हाइड्रोजन है वो निकलेगी या फिर इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, तो उसको हम कह देते हैं उपचयन। और या इसके अंदर ऑक्सीजन है उसका संयोग होगा, मतलब योग होगा, जुड़ेगी। तो इसके अंदर हम उदाहरण देख लेते हैं कि कॉपर है वो ऑक्सीजन के साथ मिलकर कॉपर ऑक्साइड का निर्माण कर रहा है। इसी प्रकार मैग्नीशियम है ऑक्सीजन के साथ मिलकर मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण है वो कर रहा है। तो इसमें आप देख रहे हो कि ऑक्सीजन है इसका संयोग हो रहा है। आगे नेक्स्ट देख लेते हैं अपचयन। अपचयन में क्या होता है? ऑक्सीजन या तो निकलेगी या हाइड्रोजन है वो जुड़ेगा, तब हम कह देते हैं अपचयन अभिक्रिया। जैसे कि उदाहरण के तौर पर आप देख लीजिए कि हाइड्रोजन है वो Cl2 से रिएक्शन करके 2HCl का निर्माण कर रहा है। यहाँ पर आप देख रहे हो कि अपचयन हो रहा है, मतलब हाइड्रोजन है इसका योग हो रहा है। अब हम देख लेते हैं लास्ट में रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स क्या होती है? रेडॉक्स में क्या होता है कि किसी एक अभिकारक अभिक्रिया में कोई एक क्रियाकारक है उसका तो हो रहा है ऑक्सीकरण मतलब उपचयन, और दूसरे क्रियाकारक है उसका हो रहा है अपचयन मतलब रिडक्शन होता है। जब ये दोनों एक साथ में होते हैं तब हम उसको है वो रेडॉक्स अभिक्रिया कह देते हैं। मतलब क्या हुई परिभाषा कि किसी अभिक्रिया में एक क्रियाकारक का तो ऑक्सीकरण या उपचयन हो रहा है और दूसरे क्रियाकारक है उसका हो रहा है अपचयन, तब हम इसको सम्मिलित रूप से कह देते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। उदाहरण के तौर पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर 2-3 उदाहरण दे रखे हैं कि कॉपर ऑक्साइड है वो हाइड्रोजन से रिएक्शन करके कॉपर और H2O का निर्माण कर रहा है। इस दौरान आप देखोगे कि कॉपर ऑक्साइड है या कॉपर में बदल रहा है, तो इसका क्या हो रहा है? अपचयन हो रहा है, मतलब ऑक्सीजन है वो निकल रही है और हाइड्रोजन है ये H2O का निर्माण कर रही है, इसमें ऑक्सीजन है वो जुड़ रही है। तो ऑक्सीजन जहाँ जुड़ रही है उसको ऑक्सीकरण या उपचयन अभिक्रिया कह देते हैं। तो कॉपर ऑक्साइड है वो हाइड्रोजन से क्रिया करके कॉपर और जल का निर्माण कर रहे हैं। इस दौरान देख रहे हैं आप अपचयन और उपचयन दोनों हो रहे हैं, तो इसको हम रेडॉक्स अभिक्रिया कह देते हैं। इसी प्रकार और सेकंड उदाहरण देख लीजिए कि जिंक ऑक्साइड है वो कार्बन से रिएक्शन करके जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड का निर्माण कर रहा है। इस दौरान आप देख रहे हो कि जिंक ऑक्साइड है वो जिंक में बदल रही है। इस दौरान जिंक ऑक्साइड का क्या हो रहा है? अपचयन हो रहा है। और कार्बन है ये कार्बन मोनोऑक्साइड में बदल रही है, इसके दौरान कार्बन है उसका उपचयन हो रहा है। जब अपचयन और उपचयन दोनों एक साथ होते हैं तब हम उसको रेडॉक्स अभिक्रिया कह देते हैं। आगे हम देख लेते हैं मैंगनीज ऑक्साइड है वो HCl यानी हाइड्रोक्लोराइड है, इसके साथ अभिक्रिया करके मैंगनीज क्लोराइड और H2O का निर्माण और साथ में साथ क्लोरीन गैस का है और निष्कासन हो रहा है, इसका निर्माण कर रहा है। इस दौरान आप देख रहे हो MnO2 है उसका अपचयन होता है MnCl2, मतलब इसमें ऑक्सीजन है इसका निष्कासन हो रहा है और HCl2O का निर्माण में बदल रही है। इस दौरान आप देख रहे हैं ऑक्सीजन है उसका संयोग हो रहा है, मतलब ये क्या हो गई? उपचयन। तो ये जहाँ उपचयन और अपचयन दोनों एक साथ में हो रहे हैं उसको हम कह देते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। आई थिंक आपको रेडॉक्स अभिक्रिया समझ में आ गई होगी। फाइनल हम एक बार वापस रिविजन के तौर पर देख लेते हैं कि किसी अभिक्रिया में एक क्रियाकारक का ऑक्सीकरण हो रहा है और दूसरे का अपचयन हो रहा है, तब हम उसको रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। और उदाहरण के तौर पर आप ये देख ही सकते हो, आपका उदाहरण काफ़ी दे रखे हैं, आपको समझा दिया अच्छे से। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। अब आगे हम देख लेते हैं संसारण। संसारण और विकृत गंधिता। संसारण क्या होता है कि किसी चीज़ का खराब होना या नष्ट हो जाना, उसको हम संसारण कहते हैं। जब कोई धातु अपने आसपास की नमी, वायु, अम्ल या अन्य गैसों के संपर्क में आती हैं तो उसकी
सतहें वो धीरे धीरे खराब हो जाती हैं या नष्ट हो जाती हैं, तब हम उसको है वो संसरण कहते हैं। मतलब क्या हुआ कि कोई धातु है वो अपने आसपास की नमी है, वायु है, अम्ल है या अन्य गैसों से के संपर्क में आती हैं, तो उसकी सतह धीरे धीरे वो खराब हो जाती हैं या नष्ट हो जाती हैं, तब उसको हम संसरण कह देते हैं। जैसे कि लोहा है, इस पर जंग लगने का क्या कारण होता है कि ये नमी और वायु की उपस्थिति में रिएक्शन करके जंग का निर्माण कर देता है। मतलब लोहे पर जंग लगने का रीजन क्या हुआ, नमी और वायु। हम इसको यदि संसरण होने से रोकना है लोहे को, तो इसके लिए हम उपाय कर सकते हैं कि जिंक है उसकी जिंक धातु की परत है वो चढ़ा सकते हैं। जब जिंक धातु की परत हम लोहे पर चढ़ाते हैं तो उसको प्रक्रिया को हम गैल्वेनीकरण कहते हैं। तो लोहे को जंग से रोकने के लिए हम उस पर है वो जिंक धातु की परत चढ़ा देते हैं। अब आगे चांदी का काला पड़ना, ये भी संसरण की प्रक्रिया है। चांदी है उसको काला क्यों पड़ती है, क्योंकि इसके अंदर सल्फर या गंधक होता है, उसकी परत चढ़ जाती है, तब चांदी होते हैं वो काली पड़ जाती हैं। आपने देखा होगा कि आप अपने घरों पे मम्मी के पास जो चांदी रखी हुई है, काफ़ी पुराने समय में ली हुई थी, वो है वो समय के साथ साथ ऊपर उसमें है वो काली हो जाती है, तो उसके अंदर है वो सल्फर की परत है वो चढ़ जाती है। अब आगे देखते हैं तांबे का हरा होना। तांबे का हरा क्यों होता है, क्योंकि ये नमी और CO2 है, इससे रिएक्शन करके इसके ऊपर एक परत चढ़ जाती है, वो हरे रंग की होती है। तो आई थिंक आपको संसरण है वो समझ में आ गया होगा। उदाहरण देख लीजिए वापस एक बार कि लोहे पर जंग लगना है। लोहे पर जंग क्यों लगता है, नमी और वायु की उपस्थिति में, और इसको रोकने के लिए हम क्या कर सकते हैं, जिंक की परत चढ़ा देते हैं। चांदी का काला होना, चांदी काली क्यों होती है, सल्फर की परत उस पर चढ़ जाती है। और तांबे का हरा होना, नमी और CO2 से रिएक्शन करके तांबा है वो हरा जो हो जाता है। अब आगे हम देखते हैं विकृत गंधिता। विकृत गंधिता क्या होती है, विकृत गंधिता मतलब किसी चीज़ के अंदर गंध आने लग जाती हैं। उदाहरण हम यहाँ पर हम पढ़ लेते हैं एक बार। उपचयित होने वाले पदार्थ जैसे कि तेल और वसा, उपचयित होने वाले पदार्थ जैसे कि तेल और वसा ऑक्सीकृत होकर विकृत गंधित हो जाते हैं। इसमें उपचयन प्रक्रिया को रोकने के लिए प्रति ऑक्सीकारक पदार्थ हैं वो मिला देते हैं। तो विकृत गंधित क्या हुई कि वसा या तेल युक्त पदार्थ हैं, जो भी वसा युक्त पदार्थ है मतलब वो ऑक्सीजन है या वायु से है वो क्रिया करके विकृत गंधित हो जाते हैं। मतलब इसके अंदर ऑक्सीकरण की क्रिया होती है। क्या होती है, ऑक्सीकरण मतलब उपचयन की प्रक्रिया होती है। मतलब ये ऑक्सीजन है, इससे रिएक्शन करके खराब हो जाते हैं, तब हम उसको विकृत गंधित पदार्थ कहते हैं। इसको रोकने के लिए हम इसके अंदर प्रति ऑक्सीकारक पदार्थ मतलब ऑक्सीकरण क्रिया को रोकने के लिए उसके विपरीत यानी एंटी पदार्थ मिला देते हैं, जिसको प्रति ऑक्सीकारक पदार्थ कहते हैं, ये मिला देते हैं। इसे रोकने के लिए वायु रोधी बर्तनों में खाद्य सामग्री रखी जाती है, और चिप्स की थैली में नाइट्रोजन जैसी गैस जो कि कम सक्रिय गैस होती है उसको भरकर चिप्स का उपचयन है उसको होने से रोका जाता है। तो विकृत गंधिता क्या हुई कि कोई भी पदार्थ है वो खुला रखा हुआ है, तो वो ऑक्सीजन है उससे क्रिया करके मतलब ऑक्सीकृत हो जाती है। ऑक्सीकृत हुई मतलब इसका मतलब हुआ कि वो खराब हो गई है, उसके अंदर बदबू आने लग जाती हैं। इसको रोकने के लिए हम एक तो है वायु रोधी बर्तन है, उनके अंदर इन पदार्थों को रख सकते हैं, तेल या वसायुक्त पदार्थ हैं या उनको, या फिर इसके अंदर कम क्रियाशील कोई भी गैसें होती हैं उनको भर देते हैं। जैसे कि चिप्स की थैली है, इसके हम देखते हैं कि नाइट्रोजन गैस भरी होती है। जब इसके अंदर नाइट्रोजन गैस भरी होती है तब इसे ये है वो ऑक्सीजन से रिएक्शन नहीं करती हैं, तो ये खराब जल्दी नहीं होती हैं। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। ये आपका चैप्टर यहाँ पर पूरा होता है, अच्छे से पढ़ते रहिए।